जय हिंद। अपने सभी मित्रों का इस क्लास में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा आपका। और मैं हमेशा बताता हूं दोस्तों कि आप अपनी तैयारी को परखने के लिए, तैयारी को जांचने के लिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइएगा। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और उसी के क्रम में मैं आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका रिवीजन लेकर आता हूँ, रिवीजन कराने का प्रयास करता हूँ आपको बहुत कम समय में। तो उसी के क्रम में हम लोग आज संविधान के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपके क्वेश्चन 100% बनना ही है, हमेशा बनते आए हैं और बनेगा भी यहाँ। तो इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। मूल अधिकार, जो कि हमारे संविधान का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आम नागरिक के लिए भी जानना ज़रूरी होता है और जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो आवश्यक है ही है, लेकिन मूल अधिकार ऐसा टॉपिक है जिसको एक आम नागरिक के लिए भी आवश्यक होता है कि हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं संविधान से। तो ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हमारे संविधान में मूल अधिकार आए कहाँ से और किस भाग में हैं, कितने मूल अधिकार पहले थे और अब कितने हैं, इन सभी विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका कि मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। तो अमेरिका से लिए गए हैं। और किस भाग में है? भाग 3 में है। और इसका वर्णन हमारे संविधान में कहाँ है, कितने आर्टिकल हैं इसके विषय में? तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान को वर्णित किया गया है। और इसका विधिक स्वरूप कैसा है? प्रवर्तनीय है। एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या मूल अधिकार वाद योग्य है? तो वाद योग्य है, अर्थात कि इसके उल्लंघन पर कोर्ट जाया जा सकता है। उसके बाद कोर्ट इस पे 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 32, जिसको भारतीय संविधान में अंबेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, उसके अनुसार जब किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट, दोनों को ये पावर है कि 5 प्रकार की रिट निकाल करके आपके मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कितने थे? तो प्रारंभ में तो 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं? 6। तो हटा कौन? संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। ठीक, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार इसमें वर्णित था, इसको हटाया किसके द्वारा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? आर्टिकल 31 को किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि मूल अधिकार के बारे में एक एक मूल अधिकार को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसमें क्या दिया गया है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं कौन से। तो सबसे पहले समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में वर्णित हैं, धार्मिक स्वतंत्रता को 25 से 28 के बीच में बताया गया है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में बताया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में बताया गया है। ठीक, चलिए हम लोग एक एक मौलिक अधिकार को पढ़ने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार बताए गए हैं। तो 12, 13 दो में राज्य की परिभाषा बताई गई है और आर्टिकल 13 में कुछ कानूनों से मूल अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। तो हम लोग उस आर्टिकल को ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो सबसे पहला आर्टिकल है समता के अधिकार का। सबसे पहला अधिकार है हमारा समता का अधिकार, जिसे समानता के अधिकार के नाम से भी जानते हैं। इसका उल्लेख 14 से 18 तक है। तो आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 14 में ये बताया गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है। तो आपके यहाँ क्वेश्चन बनाता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है कि 5 प्रकार से भेदभाव पे संरक्षण दिया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्मस्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि 5 प्रकार से, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 5 प्रकार से भेदभाव की बात की गई है। तो 5 प्रकार से सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव की बात की गई है।
राज्य के द्वारा भी नहीं किया जाएगा, निजी व्यक्ति के द्वारा भी नहीं किया जाएगा। राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों हेतु राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। और सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में SC और ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(6) ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें EWS के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण की बात कही गई थी, जो अभी हाल में 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। तो इस 15(6) को आप याद रखिएगा। इसमें पूछेगा कि EWS के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है, तो आप 15 याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। आर्टिकल 15(6) में ये बताया गया है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 16 में 7 प्रकार के भेदभाव की बात की गई है कि 7 प्रकार से कोई भेदभाव नौकरियों में नहीं किया जाएगा, जिसमें है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्मस्थान और वंशानुक्रम। इन 7 आधार पर नौकरियों के भेदभाव की बात की गई है। तो हम लोग देखें कि 15 में सार्वजनिक स्थलों के भेदभाव की बात की गई है और 16 में नौकरियों से भेदभाव की बात की गई है। तो इसमें क्या बताया गया है कि राज्य 7 आधार पर नौकरियों से भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के अधीन नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। राज्य कुछ राज्यों हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि 16 में क्या वर्णित है और 15 में क्या कहा गया है। 15 में 5 आधार पर सार्वजनिक स्थलों के भेदभाव की बात की गई है और 16 में 7 आधार पर नौकरियों के भेदभाव की बात की गई है, जिसमें 15(6) और 16(6) याद रखना है। 16(6) में EWS को नौकरियों में 10% के आरक्षण की बात की गई है और वही संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये बताया गया है। तो 15(6) और 16(6) ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 17 नेक्स्ट है आपका। 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। इसमें अस्पृश्यता का अंत, या एक शब्द कभी कभी पूछता है छुआछूत, छुआछूत के अंत की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 17 में। 17 में आपके अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया है। और आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है कि राज्य उपाधियां नहीं देगा, अर्थात उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों के अंत की बात करता है। इसमें यही क्वेश्चन पूछता है कि उपाधियों के अंत का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 18 में। केवल इसमें अपवाद है शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़ करके। शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं, अन्य क्षेत्र में कोई उपाधि दी नहीं जा सकती। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग समता के अधिकार जो कि 14 से 18 तक था उसको पढ़ लिए। अब हम चलते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पे। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। चलिए 19 को देखते हैं। 19 में क्या है? 19 में वाक और प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है, जिसमें क्या है? बोलने की, मौन रहने की और प्रेस की स्वतंत्रता। हथियार रहित सम्मेलन, ठीक, हथियार रहित सम्मेलन की बात की गई है कि इसमें हथियार रहित आप सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक। समूह और संघ बनाने की स्वतंत्रता, सहकारी संस्था की भारत के भीतर आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं बस जाने की स्वतंत्रता और अपनी इच्छा से व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। तो इतने प्रकार की स्वतंत्रता की बात आपके आर्टिकल 19 में की गई है। तो इसी में से आपके क्वेश्चन बनाएगा, आपको ध्यान रखना है। बाकी ये संशोधन वगैरह जो दिए गए हैं इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, केवल आपको याद रखना है कि वाक एवं प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 में। और भारत के भीतर आने जाने की स्वतंत्रता किस में है? और अपने इच्छा से व्यवसाय करने की स्वतंत्रता किस में है? तो ये सब चीज़ें आपके अनुच्छेद 19 में बताई गई हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 20 में बताया गया है कि अपराध के संबंध में संरक्षण। यदि अर्थात आपको अपराधी नहीं माने जाएंगे आप तब तक जब तक उस अपराध को सिद्ध न कर दिया जाए, ठीक है। अर्थात उसमें उतना ही दंड दिया जाएगा जितना आप अपराध के समय प्रस्तावित होगा। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और एक अपराध है तो एक बार दंड किया जाएगा। अर्थात इसमें एक की पॉइंट है ये कि दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है। हमेशा इसी वर्ड से क्वेश्चन निकालता है, इसी वर्ड को आपको ध्यान में रखना है कि दोहरे दंड से संरक्षण की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 20 में, ठीक। और अपराध एवं अपराध के संबंध में संरक्षण अर्थात दोहरे दंड से संरक्षण की बात आर्टिकल 20 में बताई गई है। आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 21
क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें बताया गया है कि मनमाने तरीके से हथकड़ी न लगाए जाने का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न न करने का अधिकार, निद्रा का अधिकार, निजता का अधिकार, रोजी रोटी और आवास का अधिकार है, और अपने मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार। ये सब चीज़ें आपके किस आर्टिकल में बताई गई हैं? अनुच्छेद 21 में। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं, उसके बारे में हमने लिख दिया है, आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें याद रखनी है, ये याद रखना है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक, अर्थात गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में। ठीक, यहीं से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि अपने मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार, निजता का अधिकार कहाँ पे है, निद्रा का अधिकार किस आर्टिकल में है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस आर्टिकल में है। इन सब चीज़ों से आपके क्वेश्चन बनाएगा, इन्हीं को याद रखना है आपको। फिर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जोड़ा गया बाद में, 86वां संविधान संशोधन। इसको कई बार पूछा है कि आर्टिकल 21 का 86वें संविधान संशोधन से दो चीज़ें जोड़ी गई थी। एक तो भारतीय मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 का जोड़ा गया था, और एक मूल कर्तव्य में जो है, मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें ये दोनों बातें बताई गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की मौलिक अधिकार होगा। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था मतलब मूल अधिकार में आपके 21 का में राज्य को निर्देशित किया गया है कि सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। राज्य के लिए बताया गया है मूल अधिकार में, और मूल कर्तव्य में जो है गार्जियन के लिए बताया गया है। मूल कर्तव्य में सभी गार्जियन को बताया गया है कि प्रत्येक गार्जियन जो है अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 ये कहता है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, हम लोगों ने अपराध के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में पढ़ा था, और गिरफ्तारी के लिए संरक्षण आर्टिकल 22 में। इसमें 3 बातें बताई गई हैं कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको कारण बताया जाएगा कि उसके गिरफ्तारी का कारण क्या है। यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया जाएगा। ठीक, और उस समय में परिवहन का समय शामिल नहीं होगा। परिवहन का मतलब है कि उसको ले जाने का टाइम निकाल दिया जाएगा, उसको हटा करके 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। और स्वेच्छा से वकील करने का अधिकार आर्टिकल 22 में। तो इन 3 बातों से आपके यहाँ बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, कि गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण कहाँ है? आर्टिकल 22 में। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करने की बात कहाँ की गई है? 22 में। और अपने स्वेच्छा से वकील करने का जो अधिकार है वो कहाँ पे बताया गया है? वो भी आर्टिकल 22 में। तो अनुच्छेद 22 में आपको इन 3 बातों को याद रखना है। अनुच्छेद 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताया गया है, ये मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम। ठीक, आर्टिकल 23 हम लोगों ने देखा था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारे मौलिक अधिकार का तीसरा अधिकार है। तो इसमें 2 आर्टिकल पढ़े जाएंगे, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 में आपको मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम की बात की गई है। मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि मानव के अंगों की तस्करी किसी तरह से नहीं होगी। बेगार का मतलब बताया गया है कि एक कहावत है नहीं, लोग कहते हैं कि बेगारी करा रहे हैं। तो बेगार का मतलब है कि बिना वेतन के काम कराना, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। बलात्श्रम का मतलब है कि बलपूर्वक कार्य कराना, इच्छा के विरुद्ध किसी से कार्य नहीं कराया जाएगा। ठीक, ये आपके आर्टिकल 23 में बताया गया है। नेक्स्ट है 24। आर्टिकल 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक कारखानों या फैक्ट्री में काम पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक, इसमें बच्चों के संरक्षण की बात कही गई है कि आर्टिकल 24 क्या कहता है कि किसी भी बच्चे को जो 14 वर्ष से कम आयु का है उसे किसी खतरनाक कारखाने या फैक्ट्री में काम पर नहीं लगाए जाएंगे। इसमें एक अपवाद है कि राज्य सार्वजनिक कार्य में लगा सकता है। तो राज्य को बताया गया है कि वो सार्वजनिक कार्य ले सकता है, लेकिन उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, अर्थात उसकी शिक्षा व्यवस्था, उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य उससे सार्वजनिक कार्य ले सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी खतरनाक कारखाने में और फैक्ट्री में काम पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता हम लोग पढ़ेंगे 25 से लेकर के 28 तक। तो 25 में धार्मिक स्वतंत्रता बताई गई है। इसमें कहा गया है कि किसी धर्म को मानने और न मानने की स्वतंत्रता, अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और उसके न मानने की स्वतंत्रता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25 में।
और उस धर्म के प्रचार प्रसार, धार्मिक आचरण, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार। ये कई बार इससे पूछता है कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 25 से। सभी हिंदू धार्मिक संस्थान सभी हिंदू वर्गों, खास करके सिख, बौद्ध, जैन के लिए खोल दिए जाएंगे। तो इन बातों को आर्टिकल 25 में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में ये कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता बताई गई है। चल या अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, प्रशासन का अधिकार है। अर्थात कि जो भी धर्म आप स्वीकार करते हैं, जो भी धर्म आप मानते हैं, अनुच्छेद 26 ये कहता है कि उस धर्म के संबंध में जो भी कार्य हैं और उसके संबंध में जो प्रबंध करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक, उसमें धार्मिक कार्य और प्रबंध की व्यवस्था अनुच्छेद 26 में बताई गई है। अनुच्छेद 27 कहता है कि कर न देने के संबंध में स्वतंत्रता। अर्थात इसमें क्या है कि इसमें राज्य किसी धार्मिक उत्थान हेतु नागरिकों पर किसी प्रकार का कर नहीं आरोपित करेगा। अर्थात राज्य किसी स्पेशल धर्म के लिए आपसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं वसूल सकता है। ठीक, इस चीज़ को आर्टिकल 27 में बताया गया है। लेकिन इसमें अपवाद है कि शुल्क वसूला जा सकता है। ठीक, शुल्क का मतलब है कि आपसे चंदा लिया जा सकता है, अर्थात चंदे की बात की गई है, ना कि टैक्स की। टैक्स नहीं लिया जा सकता लेकिन चंदा लिया जा सकता है, जो कि आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी इच्छा से किसी अपने जो भी धर्म मानते हो उसमें आप अपने इच्छा के अनुसार चंदा दे सकते हैं। लेकिन राज्य किसी तरह का टैक्स नहीं ले सकता, आर्टिकल 27 में। 28 में है धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, इस तरह हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता को देख लिए। अब आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है कि आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, अर्थात प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाओं में धर्म, जाति, मूलवंश, भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य द्वारा पोषित हो उसमें जो है इन 4 के आधार पर, अर्थात धर्म, जाति, मूलवंश और भाषा के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहाँ पे है? आर्टिकल 29 में। 30 में है कि भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक के उनके अपने शिक्षण संस्थाओं को की स्थापना और उस पर प्रशासन की बात की गई है। ठीक, वो अपने अनुकूल शिक्षण संस्थाओं का गठन कर सकते हैं और उस पर प्रशासन और नियंत्रण कर सकते हैं, आर्टिकल 30 में बताया गया है। और आर्टिकल 31, जैसा कि हम स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे कि आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया, इसीलिए इसको बार बार पूछता है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 32, वेरी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, ये कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा कि आर्टिकल 32 अर्थात संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है। तो आर्टिकल 32 को किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसी के द्वारा यदि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोर्ट में याचिका होगी, तो कोर्ट द्वारा, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट का निष्पादन किया जाता है कि एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो केवल आपके यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि 5 प्रकार की रिटों का संबंध किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 32, और किसके द्वारा निकाला जाता है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं दोनों न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख किया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट हम आपको इसी मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, आपको प्रैक्टिस करके आपको दिखाना चाहेंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत, जैसा कि हमने अभी पढ़ाया कि अनुच्छेद 17 में आपके अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत की बात की गई है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है आपका पुलिस हिरासत के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, तो हमने अभी आपको ऊपर बताया कि 24 घंटे के अंदर, जिसमें आपके ट्रेवल का समय छोड़ करके, ठीक, उसमें आने जाने के समय को हटा दिया जाए तो 24 घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट है आपका भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि
आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। ठीक, अर्थात कि समता का अधिकार, समता या समानता, दो शब्द पूछता है तो इसको आप याद रखिएगा। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में बताया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। ठीक, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A में बताया गया है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया गया किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 21 का। ठीक, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात् श्रम, फोर्स लेबर के निषेध की बात की गई है किस मौलिक अधिकार में? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 आर्टिकल हम लोग पढ़े, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ठीक, तो आर्टिकल 23 में बताया गया है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अर्थात कि हमने कहा था कि दोहरे दंड से संरक्षण की बात की गई है किसमें? दोहरा जोखिम, दोहरे दंड से संरक्षण। ठीक, तो इस तरह हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पर चर्चा की और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाए जाएंगे हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे 10 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया। तो इसी तरह आप अपने प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस करते रहें। इसी तरह मैं आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको रिवीजन कराने का प्रयास करूँगा। तो इसी के साथ हम लोग आज इसी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, इससे मोटिवेशन भी मिलता है, जिससे आपको कुछ अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।